हेलो बच्चों, बीकॉम पार्ट सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हमने जैसे कि बात की कि रेंट जो होता है, कोई भी व्यक्ति यदि बिल्डिंग का रेंट लेता है, मकान का रेंट लेता है, हाउस का रेंट लेता है, किसी भी नाम से आप उसे बुलाओ, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। नाम है इनकम, यानी रेंट हो जाएगा। फ्रॉम किससे? हाउस प्रॉपर्टी से। तो हाउस क्या होता है वो आप लोगों को पता है। इसमें बात ये भी समझने की, यदि मान लो कोई व्यक्ति अपनी मशीन किराए पे देता हो, है ना, तो वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये हेड क्या कहता है? हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी होगी तो उस हाउस प्रॉपर्टी में ये आपके इस हेड में आएगा, और उसकी इनकम होती है रेंट। क्लियर? मकान बेचना इसमें नहीं आएगा। क्लियर? केवल एक ही चीज आ रही है, वो है रेंट, रेंट और रेंट। हाउस प्रॉपर्टी में रेंट टैक्सेबल है। सैलरी हेड में केवल सैलरी टैक्सेबल थी ना, यानी उसमें हमने ये सीखा कि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध हो और कुछ भी प्राप्त हो तो टैक्सेबल है। इसमें ये है मकान का मालिक और किराएदार, उन दोनों के बीच में जो भी लेन देन हुआ, जिसको हम लेन देन क्या होता है, वन साइडेड होता है, रेंट पे करना है, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। क्लियर? अब हम एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स लेते हैं। पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखो, लिखा है नंबर 1, इनकम रिसीव्ड ऑन लेट आउट। लेट आउट का मतलब किराए पे दिया हुआ मकान होता है, लेट आउट। ऑफ एनी हाउस, यानी कोई भी इनकम अगर आपको किराए पर देने से प्राप्त होती है, किसके किराए पर देने से? हाउस के, मकान के किराए पर देने से, इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, एसएससी शुड बी द ऑनर ऑफ दैट हाउस। जो करदाता है, कर कौन देगा? जो मकान का मालिक होगा। शुड बी द ऑनर मतलब मालिक होगा, ऑफ दैट हाउस, उस मकान का मालिक होना चाहिए। यानी इसका मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है, टैक्स उस पे लगेगा जो उस मकान का मालिक है। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम बाय सब लेटिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम एचपी। शब्द है सब लेटिंग। सब लेटिंग का मतलब होता है उप किराएदारी। आपने क्या किया, मेरे यहाँ पे एक कमरा किराए पे लिया, और उस किराए के कमरे में आपने क्या किया, किसी और को भी किराए पर रख लिया। तो उसमें दो बातें आपने अवॉइड करी। एक तो कि आप उस मकान के मालिक नहीं हैं, इसलिए आप पे टैक्स आएगा नहीं। और दूसरा, आपने सबलेट किया है, तो जो वो कहना चाहता है कि मालिक नहीं हो आप, इसलिए आप इसके कैटेगरी में आओगे नहीं, और सबलेटिंग जो होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है, बट इट इज इंक्लूडेड इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबलेटिंग की यदि कोई इनकम है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, यानी एचपी हेड में उस पर टैक्स नहीं लगता है। कोई दिक्कत इसमें? प्यारे बच्चों, समझ में आता है? क्या कहा इसमें? सबलेटिंग। सबलेटिंग का मतलब आप खुद किराएदार हो और अपने साथ में किसी को और किराए पे दे दिया। आपने एक मकान किराए पे लिया हुआ था, उसमें 4 कमरे थे, 3 आप काम में लेते हो और एक किसी और को किराए पे दे दिया, ये सबलेटिंग कहलाता है। तो सबलेटिंग एचपी में नहीं आएगा। कारण? कारण है मकान के मालिक आप नहीं हो। एचपी में जरूरी होता है कि एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ दैट हाउस। क्लियर? नेक्स्ट, रूल थर्ड। रूल थर्ड, एनुअल वैल्यू इज बेस फॉर द टैक्स लाइबिलिटी। कोई भी मकान होगा, उसकी एनुअल वैल्यू क्या है? एनुअल वैल्यू मतलब किराया भी आप समझे तो पूरे साल का किराया क्या हो सकता है, क्या उसकी एनुअल वैल्यू होगी, उसके आधार पर टैक्सेबल होगा। एक महीने के आधार पर नहीं होगा, पूरे 12 महीने, पूरा जो साल है ना, तो वो कहता है एनुअल बेसिस। तो एनुअल का मतलब क्या होता है? वार्षिक। तो उसका जो वार्षिक मूल्य है, इसका हिंदी शब्द होता है वार्षिक मूल्य। तो वार्षिक मूल्य के आधार पर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगता है। तो अपने को हर मकान का एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। क्लियर? एनुअल वैल्यू का मतलब जैसे मान लो उसका किराया जितना भी बनता है वो पूरे साल के हिसाब से लेके चलना है। ठीक है।
फोर्थ पॉइंट, इफ एसएससी यानी करदाता यूजेज अ हाउस, एक मकान का उपयोग करता है, फॉर हिज ओन बिजनेस, अपने ही बिजनेस में अपने मकान को काम में लेता है, और लेट आउट या किराए पर देता है टू हिज बिजनेस एम्प्लॉयज, या अपने ही बिजनेस के कर्मचारियों को किराए पर देता है, देन सच इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एचपी बट इंक्लूडेड इन द बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। अगर ऐसा होता है कि जो मकान उसका मालिक उस मकान को अपने ही बिजनेस में काम में लेता है ना। आपने देखा होगा, अपना ही मकान है, नीचे दुकान खोल रखी है, उसमें खुद ही अपना बिजनेस चलाता है, या अपना ही मकान है, उसमें गोदाम बना रखा है, फैक्ट्री बना रखी है। तो अपने बिजनेस में यदि कोई व्यक्ति अपने मकान को उपयोग में लेता है तो वो एचपी की इनकम में नहीं आएगा, वो बीपी की इनकम में आएगा। या ऐसा हो सकता है कि आपका फैक्ट्री लगा हुआ है, उसमें 10 कर्मचारी काम करते हैं, आपने अपने मकान को उन कर्मचारियों को ही रहने के लिए दे दिया है ना। विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एचपी, वो आपकी किस में इंक्लूड नहीं होगा, एचपी की इनकम में नहीं होगा, वो किस में आएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत आएगा। क्लियर, सारे पॉइंट बराबर चल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, इफ एसएससी लेट आउट यानी किराए पर दे देता है हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी, टू अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति को, फॉर बिजनेस, व्यवसाय के लिए, देन सच रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर एचपी, यानी खुद के व्यवसाय के लिए तो टैक्स फ्री है, वो बीपी में चली जाएगी, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को व्यवसाय के लिए देता है तो टैक्सेबल ही होगी, क्योंकि व्यवसाय सामने वाला व्यक्ति उसमें चाहे रहे चाहे व्यवसाय करे, उसे तो किराया मिल रहा है ना, और किराया मिल रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आती है ये बात। तो ये भी विशेष है, यानी व्यवसाय के उपयोग से कोई मतलब नहीं है, व्यवसाय का उपयोग कौन करता है इससे मतलब है। अगर आप स्वयं करते हो तो टैक्स फ्री हो जाएगा इस हेड में, और अगर किसी और को दिया, वो व्यवसाय करता है तो टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो भले ही व्यवसाय करे चाहे रहे, वो टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो क्या लिखा है, इफ एसएससी लेट आउट हिज प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, फॉर बिजनेस पर्पज, बिजनेस के लिए, देन सच रेंट, तो ऐसा किराया, विल बी टैक्सेबल, टैक्सेबल होगा अंडर एचपी हेड। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सारी इंग्लिश में हमने लिया है, लेकिन बहुत सिंपल सीधी सीधी लाइनें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। 6 पॉइंट, इफ देयर इज मिक्स्ड रेंट, मिक्स्ड रेंट का मतलब क्या है, देन पेड अमाउंट बाय ऑनर फॉर द फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गार्डनर, टेलीफोन विल बी सब्सट्रैक्टेड। मिक्स्ड रेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको ये कहूँ कि मैं आपको अपना मकान किराए पर दे रहा हूँ और इसका किराया आपके 20,000 रुपये महीने लगेगा, जिसमें बिजली का बिल इंक्लूड है, उसमें पानी का बिल इंक्लूड है, उसमें गार्डनर इंक्लूड है, टेलीफोन भी इंक्लूड है, या कुक की फैसिलिटी इंक्लूड है, या वॉचमैन इंक्लूड है, और सारे मिला के आपको मुझे 20,000 रुपये महीना किराया देना है, तो ये रेंट क्या हो गई, मिक्स्ड रेंट हो गई। ठीक, तो वो ये कहता है कि यदि ऐसी मिक्स्ड रेंट कभी हो तो ऐसी स्थिति में ये जो जो चीज़ें उसमें मिक्स की हुई है ना, उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है, यानी माइनस कर देना है। सब्सट्रैक्ट मतलब क्या करना होता है, लेस कर देना है। समझ में आती है बात। यानी हमें यहाँ पे ओनली रेंट चाहिए, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट, 7th पॉइंट, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो प्रीवियस ईयर आपका यही होता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। अब अगले साल अगर आप इस वीडियो को वापस देखेंगे तो उस समय ये क्या हो जाएगा, ये 19-20 की जगह 20 और 21 हो जाएगा। तो ये बदलता रहता है, हर साल आगे कैरी ऑन रहेगा, और कोई चेंज नहीं होता है इस हेड में। तो ये आपके बेसिक रूल्स थे, यानी आपको पूरा वर्ष कौन सा लेना है, 19-20 लेना है, प्रीवियस ईयर। आगे अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ
नेट एनुअल वैल्यू, अभी हमने सीखा था ना कि एनुअल वैल्यू लेनी होती है, वार्षिक मूल्य। तो एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका फॉर्मेट है ये। इफ अ हाउस रिमेन लेट आउट फॉर होल ईयर, लेट आउट का मतलब हर बार अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, किराए पर दिया हुआ होना होता है। तो अगर कोई मकान लेट आउट है, किराए पर दिया हुआ है पूरे साल के लिए, तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, उसका एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमारा मुख्य प्रश्न जो हमें सॉल्व करते समय करना है वो अब आया है। पहले वाले थ्योरी के पॉइंट थे, अब अपने को इसमें करना क्या होगा, ये देखो। स्टेप 1 ये रहा। स्टेप 1 कहता है, आप देखें म्युनिसिपल वैल्यू, ओके, और यहाँ पे ऑफ शब्द की जगह पे और है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी अधिक हो। दो रेंट दे रखी है, एक तो म्युनिसिपल वैल्यू और एक हो गया फेयर रेंट विच एवर इज हायर, यानी दोनों में से जो भी अधिक हो। अब प्रश्न उठता है म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, तो नगर पालिका, नगर निगम जहाँ पे मकान बना हुआ है, तो उनके पास भी हर मकान की एक वैल्यू होती है, ठीक है ना, कि इस मकान की एनुअल वैल्यू इतनी है, इस मकान की एनुअल वैल्यू इतनी है, तो वो अपने को सवाल में दी हुई होगी, क्लियर। और दूसरा होता है फेयर रेंट। फेयर रेंट होता है उस एरिया में कितना रेंट लगभग चलता है, उचित किराया, फेयर रेंट हो गया। तो वो इन दोनों का कंपैरिजन, तो हमें प्रश्न में ये दोनों ही चीजें दे रखी होगी, तो हमें उन दोनों का कंपैरिजन करना है, और विच एवर इज हायर, दोनों में से किसको लेना है, जो अधिक है, ठीक है ये बात। किन दोनों में से, ये लाइन वापस बोलो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, एक बार और बोल सकते हो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, दैट्स गुड। इनमें से जो अधिक है उस क्या कंपैरिजन हमें किससे करना है, स्टैंडर्ड रेंट से। किससे, स्टैंडर्ड रेंट। पहले तो इन दोनों की फाइटिंग कराएंगे, इन दोनों में जो अधिक होगा उसको आगे ले आएंगे, ठीक। उसका फाइनल मैच किससे होगा, स्टैंडर्ड रेंट से होगा, और उसमें कौन सा लेना है, लोअर इन अबव। इन दोनों में से जो कम है वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट, ये अमाउंट यहां पे लिखी जाएगी, क्लियर। तो पूरी लाइन क्या हुई, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो भी अधिक हो उसकी तुलना स्टैंडर्ड रेंट से की जाएगी, और जो कम होगा उसे आगे लिखा जाएगा, वो एक्सपेक्टेड रेंट होगी। सही है ना ये बात। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया स्टेप 1। उसके बाद में स्टेप 2 देखें। जब हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये और बेहतर तरीके से हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें, ठीक है। एनुअल रेंट, जो उसका वार्षिक किराया वास्तव में लिया गया, इसको एक्चुअल एनुअल रेंट भी कह सकते हैं। ऊपर जो था उसमें वास्तव में क्या किराया लिया ये कहीं आया नहीं था। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये तो पहले से गिवन होता है। एक्चुअल में कितना किराया लिया वो यहाँ आता है स्टेप 2 में, जिसको हम बोलते हैं एनुअल रेंट, वार्षिक किराया, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। इसमें से वो किराया घटा दिया जाता है जो अनरियलाइज्ड हुआ। तो आपको पता होगा कई बार किराया मिलता नहीं है, किराएदार टाइम टू टाइम किराया देता नहीं है, किराया डूब जाता है, तो वो अनरियलाइज्ड रेंट कहलाता है। और कौन सा अनरियलाइज्ड रेंट, 2019-20 का यदि कोई अनरियलाइज्ड रेंट है तो उसे एनुअल रेंट में से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों इसमें। तो एनुअल रेंट में से क्या घटाएंगे, अनरियलाइज्ड रेंट घटा दिया। घटाने के बाद में जो आया वो आता है आपका रेंट रिसीव्ड। क्या कहलाता है, रेंट रिसीव्ड, क्लियर। ये क्या हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 1 हो गया था, स्टेप 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, हायर अमाउंट इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब इन दोनों की कंपैरिजन करनी है, क्लियर। इन दोनों में किसको लेना है, हायर, जो अधिक है वो कहाँ लिखा जाएगा, वो कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्लियर। और उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख दी जाएगी। तो यहाँ तक के प्रश्न में बहुत ही सिंपल, हमें सबसे पहले स्टेप 1 लेना है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, और उसका कंपैरिजन करना है रेंट रिसीव्ड से।
तो एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव दोनों में से जो भी अधिक होगा वो आपके ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा, GAV। ठीक है, अब आगे, इसके आगे वो कहता है लेस। इसमें से क्या घटाना है? म्युनिसिपल टैक्स, नगर पालिका या नगर निगम का कोई कर है तो वो घटाना है, और लोकल टैक्स, कोई अन्य कोई टैक्स भी उस पर लगता है तो वो भी पेड बाय ऑनर, यदि मालिक चुकाता है तो घटाना है। इसमें दो शब्द आएंगे, ऑनर, इसका मतलब क्या होता है? मकान का मालिक, और एक होता है टेनेंट। क्या होता है? टेनेंट का मतलब किराएदार। ये दो शब्द आप याद रखना है, कौन? ऑनर और टेनेंट। क्लियर? तो ऑनर यदि पे करता है तो उसे क्या कर दिया जाता है? लेस कर दिया जाता है। जब आप उसे लेस कर देते हो तो आपका आंसर आ जाता है NAV, नेट एनुअल वैल्यू। और ये नेट एनुअल वैल्यू आपकी क्या हो जाती है? टैक्स लग जाती है, इस पे टैक्स लगता है। हमने कहा ना वार्षिक मूल्य पे टैक्स लगता है, वो वार्षिक मूल्य इस तरीके से कैलकुलेट होता है। क्लियर प्यारे बच्चों? एक बार स्टेप टू स्टेप याद करना है। पहला स्टेप, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, दोनों में से अधिक, उसकी तुलना स्टैंडर्ड रेंट से, फिर दोनों में से कम, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 है एनुअल रेंट रिसीव्ड माइनस अनरियलाइज रेंट कर देंगे तो रेंट रिसीव्ड आ जाएगा। रेंट रिसीव्ड और स्टेप 1 इन दोनों की तुलना करेंगे, दोनों में से जो अधिक है उसको लिया जाएगा, और जो दोनों में से अधिक होगा वो GAV होगा, और GAV में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर घटा दिया जाएगा तो NAV आ जाएगा। क्लियर? सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होने हैं, हर एक में ये एक ही फॉर्मेट है, तो याद तो सवाल करते करते हो जाएगा। अब आगे एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको क्या क्या बातें और ध्यान रखनी है। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले नंबर 1, इफ अनरियलाइज्ड रेंट, यानी यदि न वसूल हुआ किराया, अनरियलाइज्ड रेंट मतलब क्या है? न वसूल हुआ किराया, रेंट इज रिलेटेड टू द प्रीसीडिंग ईयर, यानी पिछले सालों का हो। किससे पिछले सालों का? 19-20 से पहले के सालों का हो, देन डिडक्शन इज नॉट अलाउड, तो उसकी कोई छूट अपने को नहीं देनी है। क्लियर? मतलब अगर गत वर्ष में कोई किराया डूब गया तो उसे लेस कर दो, उससे पहले का यदि कोई डूबा हुआ है तो उसे लेस नहीं किया जाएगा। क्लियर? अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब हो गया न वसूल हुआ किराया। क्लियर? गत वर्ष का है, गत वर्ष का मतलब होता है 19-20, तो अगर 19-20 का है तब तो घटाना है, वो ऊपर लिखा हुआ था। लेकिन प्रीसीडिंग ईयर मतलब 19-20 से पहले के सालों का यदि है तो उसे नॉट अलाउड, यानी नहीं घटाना है। क्लियर? नंबर 2, इफ म्युनिसिपल टैक्स, MT का मतलब क्या है? म्युनिसिपल टैक्स इज पेड बाय टेनेंट, अगर किराएदार के द्वारा चुकाया जाता है देन डिडक्शन इज नॉट अलाउड, ये बात भी मैंने बता दी। ऑनर चुकाता है तो ही घटाना है, टेनेंट चुकाए तो नहीं घटाना है। थर्ड पॉइंट, इफ म्युनिसिपल टैक्स इज आउटस्टैंडिंग, अगर म्युनिसिपल टैक्स बकाया है, क्लियर, तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना है? इन प्रीवियस ईयर देन डिडक्शन इज नॉट अलाउड, तो इसमें भी सेम नियम फॉलो हुआ। अगर आउटस्टैंडिंग है, चुकाया नहीं है, तो इन तीनों पॉइंट का, दोनों पॉइंट का एक ही मतलब है, पेड बाय ऑनर हो तो घटाओ, इसका मतलब टेनेंट चुकाता है तो नहीं घटाना, और अनपेड हो तो भी नहीं घटाना। एक ही लाइन में अपनी बात सारी आ गई ना, पेड बाय ऑनर। अब वो कहता है बकाया है, पूरे साल उसने म्युनिसिपल टैक्स नहीं चुकाया, इसका मतलब पेड नहीं हुआ ना, और हमारी एक ही लाइन याद है हमें, तो कौन सी? पेड बाय ऑनर, ये है तो करो, नहीं तो सब बेकार है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इफ preceding previous year's municipal tax is paid in previous year, then whole paid amount will be deducted, यानी यदि पिछले सालों का, प्रेसिडिंग ईयर्स का मतलब होता है गत वर्ष से भी पहले के सालों का म्युनिसिपल टैक्स इज पेड, चुकाया जाता है इन प्रीवियस ईयर, गत वर्ष में, देन होल अमाउंट यानी सारी राशि जिसका पेमेंट हुआ है, पेड हुआ है, विल बी डिडक्टेड, सारी की सारी राशि घटा दी जाएगी। तो इसमें भी नियम कौन सा लागू हुआ?
पेड बाय ऑनर। यानी हम इसमें ये भी ध्यान नहीं देंगे कि वो 10 साल का चुकाता है या 1 साल का चुकाता है या 4 महीने का चुकाता है, जितना भी वो पे कर दे वो लेस कर दिया जाएगा। सही है ना? अब आप देख लो, लाइन टू लाइन पॉइंट एक ही है म्युनिसिपल टैक्स का, पर उन सबका निष्कर्ष अगर एक बात पे पक्के रहें, पेड बाय ऑनर, तो ये तीनों पॉइंट अपने आप हो जाएंगे। यानी हमें ये नहीं देखना कि पीछे सालों का है या नहीं है। ये कहना चाह रहा है अगर 10 साल पुराना भी यदि म्युनिसिपल टैक्स चुकाता है तो उसे घटाया जाएगा। लिखा है ना, विल बी डिडक्टेड, घटाया जाएगा। सही है? और इसका मतलब हम यही तो कहना चाह रहे हैं, पेड बाय ऑनर। तो पेड बाय ऑनर है तो घटा दो, भले 10 साल पुराना है, चाहे 5 साल पुराना है, या 4 महीने का है, या 2 महीने का है। बकाया है तो नहीं घटाना है, ये भी इसमें साथ में आ गया। क्लियर? और टेनेंट ने चुकाया है तो भी नहीं घटाना है। तीनों पॉइंट ये इतने से हैं। नेक्स्ट, 5th पॉइंट, इफ हाउस रिमेन्स वैकेंट, अगर मकान खाली रहता है फॉर सम मंथ, कुछ महीनों के लिए, इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला साल, यानी 19-20। देन रेंट फॉर द वैकेंट पीरियड विल बी सब्सट्रैक्टेड आउट ऑफ GAV एंड रिमेनिंग अमाउंट इज कॉल्ड GAV। वो कहता है कि यदि कोई मकान गत वर्ष में कुछ महीने खाली रहता है तो खाली रहने को क्या बोलते हैं? वैकेंट। क्या बोलते हैं? वैकेंट। तो वैकेंट पीरियड का अगर कोई है तो जितने महीने खाली रहा उतने महीने का किराया घटा देना चाहिए। और किस में से घटाना है? तो वो कहता है कि GAV से पहले घटा दो, तो उसके बाद में जो आएगा वो GAV हो जाएगा। ठीक है ये बात? तो अगर किसी प्रश्न में वैकेंट पीरियड है तो उसे घटाना पड़ेगा। कहाँ घटाना पड़ेगा? GAV से पहले। GAV से पहले, तो फिर उसके बाद में GAV आ जाएगा। इतनी सी बात। कोई दिक्कत इसमें? मकान खाली रहता है, ऐसा थोड़ी होता है पूरे साल किराए पे चला। पता चला 8 महीने तो किराए पे था, 4 महीने खाली था, तो 4 महीने क्या हो गया? वैकेंट पीरियड हो गया। तो उस वैकेंट पीरियड के बारे में कहा गया है कि आपको उसे लेस करना है GAV से पहले। और पहले घटाने का मतलब हो गया कि घटाने के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा? GAV कहला दिया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, 6th पॉइंट, इफ हाउस रिमेन्स वैकेंट फॉर 12 मंथ, पूरे साल ही खाली है, इन प्रीवियस ईयर, देन इट्स GAV विल बी नील। ठीक है? तो उसकी GAV क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। 7th पॉइंट, इफ स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन। स्टैंडर्ड रेंट कहाँ थी? स्टेप 1 में थी। इन द क्वेश्चन, देन म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट whichever is higher will be taken in step 1। यानी अगर स्टैंडर्ड रेंट दे ही नहीं रखी है तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो भी अधिक होगा वो ही स्टेप 1 हो जाएगा। तो ये कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कोई भी संख्या कहीं पे भी नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी लिखते हैं, वो सीधा उसी पॉइंट को हम क्या मान लेंगे? स्टेप 1 मान लेंगे। स्टेप 1 में 3 चीजें आई, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। इन तीनों में से जो हो उसके आधार पे कर लो। अगर कोई चीज़ नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं है, वो स्टेप 1 में आएगा। बस इतनी सी बात है, याद रखनी है। तीनों में से जो भी कैलकुलेशन आएगी। तो ये आपके इसके एक्सप्लेनेशन थी जो ऊपर हमने देखी। अब नेक्स्ट पॉइंट, एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ऊपर कौन सा था? लेट आउट हाउस। यदि कोई मकान पूरे वर्ष किराए पर दिया गया हो तो ऊपर वाले नियम लागू होते हैं जो हमने पढ़े अभी। यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड है यानी खुद रहता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? मकान का मालिक खुद उसमें रहता है। तो क्या है? नंबर 1 ए, इफ SSC यूज अ हाउस फॉर 12 मंथ, 12 महीने के लिए उपयोग करता है, यानी पूरे साल। 12 महीने का मतलब क्या है? पूरे साल। इन प्रीवियस ईयर फॉर ओन रेजिडेंस, अपने निवास के लिए, देन नेट एनुअल वैल्यू ऑफ दैट हाउस विल बी नील। NAV नील हो जाएगी। यदि 12 महीने खाली रहता है तो GAV नील, और यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद ही रहता है, तो NAV नील हो जाएगी। नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। किसकी? ओन रेजिडेंस, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्लियर? सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें आप स्वयं रहते हैं। नेक्स्ट, B पॉइंट,
इफ एसएससी ओन्स मोर देन वन हाउस, यदि एसएससी के पास एक से अधिक मकान है, ओन्स मतलब मालिक है, मोर देन वन हाउस एक से अधिक मकानों का, देन ही मे एज्यूम एनुअल वैल्यू 0 ऑफ एनी वन हाउस। किसी एक मकान, मैंने कल आपको बताया था ये नियम कि एक मकान उसका एनएवी जो है वो नील हो जाएगा, यानी एक मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा। द बिगेस्ट हाउस, जो भी उसको लगता है कि सबसे बड़ा मकान है वो, क्योंकि सबसे बड़े मकान की वैल्यू सबसे अधिक आएगी, वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाएगा, तो भी एक माना जाएगा। यही तो बात है। 6-6 महीने, देखो प्रश्न क्या है, यदि कोई व्यक्ति 6 महीने एक मकान में रहता है, 6 महीने एक मकान में रहता है, तो 2 मकान हो गए, मोर देन वन हाउस। तो एक हाउस कोई भी एज्यूम किया जाएगा, शब्द है एज्यूम। अब वो 6 महीने रहे चाहे 4 महीने रहे, एक मकान उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा और दूसरा लेट आउट माना जाएगा। ये नियम है, क्लियर। और वो जो भी बड़ा मकान है उसका वो वैल्यू 0 मान ले, वो उसकी सुविधा है, इनकम टैक्स उसको फ्री कर देता है इस जगह पे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? वो भी मैंने आपको कल बताया कि टैक्स की चोरी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक ही नियम कर दिया इसमें एचपी हेड में कि अगर एक से अधिक मकान है तो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बाकी सारे लेट आउट माने जाएंगे। अब माने जाएंगे शब्द का मतलब ही यही है, तो रियलिटी किनारे रख दो, हमें तो मानना ऐसा है, एज्यूम है। सी पॉइंट, इफ एनी हाउस इज यूटिलाइज्ड इन प्रीवियस ईयर सम मंथ फॉर द सेल्फ रेजिडेंस, कुछ महीने तो सेल्फ रेजिडेंस के लिए काम में आता है, ठीक है, ये बात स्वयं रहता है। एंड सम मंथ फॉर लेट आउट, कुछ समय उस प्रॉपर्टी को क्या दे देता है, किराए पर दे देता है। क्लियर हो गई ये बात? इन दिस केस रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड विल बी सब्सट्रैक्टेड आउट ऑफ एनुअल रेंट, रिमेनिंग प्रोसीडिंग्स प्रोसीजर्स विल बी कंटिन्यूड एज लेट आउट प्रॉपर्टी। यानी वो यहाँ पे कहना चाहता है कि यदि कोई मकान जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, उस सेल्फ ऑक्यूपाइड में, जैसे मान लो आप एक मकान में रहते हो, ठीक है, बीकानेर में आपका एक मकान है, उसमें आप क्या करते हो, 8 महीने खुद रहते हो, फिर आप बाहर चले गए और आपने 4 महीने उसे किराए कर दिया, किराए पर दे दिया। तो वो कहता है इन दिस केस रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड जिसमें आप 8 महीने खुद रहे थे, विल बी सब्सट्रैक्टेड, उसे घटा दिया जाएगा, किसमें से, एनुअल रेंट में से। क्लियर? एंड रिमेनिंग प्रोसीजर, बाकी का जो कार्यविधि है, विल बी कंटिन्यूड एज लेट आउट प्रॉपर्टी, बाकी उसे किराए पर ही माना जाएगा। तो मैं इस सी पॉइंट को सिर्फ इतना सा कहूंगा कि यदि कोई मकान अगर कुछ समय के लिए ही किराए पर दिया जाए तो भी उसे लेट आउट ही माना जाता है। क्लियर? क्या माना जाता है? लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाता है। इसको जब हम सवाल करेंगे तो ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि लेट आउट माना तो कैसे होगा। क्लियर? ये 3 पॉइंट हमारे सामने आ गए, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के मामले में थे। यदि एक ही मकान है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो एनएवी निल। यदि एक से अधिक मकान है तो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, बाकी सारे लेट आउट माने जाएंगे। यदि एक मकान है, कुछ समय तो खुद रहता है और कुछ समय किराए पर दे दिया, तो उसे किराए पर दिया हुआ मकान माना जाएगा। बस ये 3 पॉइंट है। और वो जब माना जाएगा तो उसमें जितने समय खुद रहा था उस समय का किराया घटा दो। तो अगर मान लो 12 महीने थे, 8 महीने खुद रहा, तो 8 महीने की वैल्यू नहीं लेंगे, केवल 4 महीने का ही उसे किराए पर दिया हुआ माना जाएगा, पर होगा लेट आउट ही। अब आता है डिडक्शन। सबसे पहले इसमें भी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है। डिडक्शन का मतलब तो आपको पता है, सवाल के अंत में हमें कुछ छूट देनी होती है। तो पिछले सैलरी हेड में स्टैंडर्ड डिडक्शन था 50,000, इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स 30% ऑफ एनएवी, एनएवी का 30% फिक्स छूट दी जाएगी। दिस डिडक्शन इज अलाउड ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, नॉट अलाउड ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। नॉट को अंडरलाइन कर लो। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि उसका तो सीधा ही निल ही होता है, एनएवी क्या होता है, निल होता है। अब निल का 30% निकालोगे तो क्या होगा, निल ही आएगा, इसलिए वो यहाँ पे ये बात मेंशन करता है। नेक्स्ट, सेकंड, यानी बाकी सब पे 30% देनी है। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, ये 30% इनकम टैक्स ने फिक्स कर रखा है, लिखा है फिक्स 30%। प्रश्न आता है ऐसा क्यों होता? ये है कि कई बार जो मालिक होता है ना मकान का, वो कहता है कि साहब मैंने इसे किराए पर दिया,
मैं इसका रिपेयर कराता हूँ, मैं इसका मेंटेनेंस कराता हूँ, मैं इस पर कलरिंग कराता हूँ, इसके टूट फूट सही करवाता हूँ, तो मेरा उस पर खर्चा लगता है। आप देखो मेरे साल भर में इतने खर्चे लग गए। ये बात जब वो कहता है तो उसको वो छूट कहता है, वो कहता है हमें छूट दो इसकी, क्योंकि हम खर्चा भी तो करते हैं। तो इनकम टैक्स ने उसका एक सीधा नियम बना दिया, 30% जो होगा वो आपके इन सब खर्चों को कवर कर देगा। क्लियर? यानी अब यदि प्रश्न में आप पढ़ते हो कि उसने ये खर्चा किया और इसने ये खर्चा किया और इसने ये किया, कुछ गौर ही नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ 30%। जैसे अपने सैलरी हेड में ड्राइवर का नियम था ना, कि ड्राइवर को कितना ही पैसा दे या नहीं दे, अपने तो 900 फिक्स है। उसी तरह से मकान की मरम्मत, रिपेयर या अन्य कोई भी खर्चा यदि वो कहता है मैंने ये किया था, किराया वसूल करने का खर्चा, कुछ भी, उन सब के लिए एक ही नियम है, 30% एनएवी का छूट दे दो, बस। इनकम टैक्स इससे आगे कुछ भी नहीं जानता। अब इनकम टैक्स ने अपना काम तो सरल किया ही है, इसमें हमारा भी कर दिया। हमें भी हर व्यक्ति के सवाल में अलग अलग खर्चा देखने की जरूरत नहीं है, सीधा 30% घटा देना है। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब चूंकि मकान जिसका जो मालिक है वो लोन पे लेके बनाता है मकान, तो उस लोन के ब्याज की छूट जो है वो यहाँ पे दी जाती है। तो इंटरेस्ट शब्द का मतलब ब्याज हो गया, ऑन लोन जो मकान के लिए, जिसको हम बोलते हैं होम लोन इंटरेस्ट। तो होम लोन इंटरेस्ट जो है उसकी छूट के बारे में कहता है, इफ लोन इज टेकन फॉर परचेज, खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन यानी बनवाने के लिए, रिन्यूअल नवीनीकरण के लिए, रिपेयर ऑफ द हाउस मरम्मत के लिए, देन होल इंटरेस्ट रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, कोई भी प्रीवियस ईयर का है वो सारा रेवेन्यू इंटरेस्ट माना जाएगा, एंड विल बी डिडक्टेबल, यानी उसको क्या कर दिया जाएगा, वो घटा दिया जाएगा, वेदर इट इज आउटस्टैंडिंग, अगर वो बकाया है तो भी। यानी यहां पे ब्याज में एक नियम आया, जैसे म्युनिसिपल टैक्स पेड होता है तो ही घटाते हैं, पर ब्याज यदि आउटस्टैंडिंग है तो भी घटा देना है। क्लियर? और ये सारा का सारा उसी साल में घटा देना है। क्लियर? नेक्स्ट, आगे लिखता है, इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या चीज है? मकान जिस समय बना नहीं है, मकान कब दिखना शुरू होता है, एक लंबे समय तक मकान बनता रहता है फिर मकान दिखना शुरू होता है, तो प्री कंस्ट्रक्शन। इनकम टैक्स ये कहता है कि जब तक मकान तैयार नहीं है ना, तब तक वो हाउस प्रॉपर्टी माना नहीं जाएगा, मानी वो अंडर कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। तो यदि कोई भी मकान प्री कंस्ट्रक्शन है या अंडर कंस्ट्रक्शन का पीरियड का कोई लोन, अब लोन तो आप जिस दिन नींव डालते उसी दिन ले लेते हो, मकान बनता है 1 साल बाद में, 6 महीने बाद में, तो उससे पहले का जो पीरियड है वो इंटरेस्ट वो कहता है कैपिटल इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल इंटरेस्ट। तो उस कैपिटल इंटरेस्ट के बारे में, यानी मकान के बनने से पहले के ऋण के ब्याज के छूट कैपिटल इंटरेस्ट कहलाएगी, और उसका फॉर्मूला होगा लोन इंटू रेट इंटू 1/5 इंटू मंथ, कितने महीने का है, बट्टे 12। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये जब हम सवाल करेंगे तो और बेहतर तरीके से आएगा। तो उसके लिए वो कहता है कि आपको इसमें छूट मिलेगी। अब ये क्या नियम है मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात ये समझो, ये प्री कंस्ट्रक्शन लोन है। क्लियर? क्या है? प्री कंस्ट्रक्शन, यानी मकान बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन कह दो आप उसे। तो अब लोन आप जिस दिन ले लेते हो, वहां से मकान बनने में साल भर लगा, 2 साल लगा, कई बार बहुत टाइम लग जाता है, तो अपने मान लो 2 साल लगा, हाउस तो बनते बनते 2 साल लग जाएंगे ना, इनकम टैक्स आपको उसकी छूट नहीं देगा। 2 साल का जो ब्याज था उसकी छूट उन सालों में तो नहीं देगा, जिस दिन मकान बन जाएगा ना, तब वो पीछे के ब्याज की छूट दे देगा, और वो छूट आपको 5 किस्तों में दी जाएगी। ये 1/5 लिखा हुआ है ना, वो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि 5 किस्तों में उसकी छूट दी जाएगी। क्लियर? और कौन सा ब्याज है ये? मकान बनने से पहले का ब्याज। तो 2 तरह के ब्याज हो गए, एक मकान बनने के बाद का ब्याज, उसको बोलते हैं रेवेन्यू इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? और एक होता है मकान बनने से पहले का ब्याज, उसे बोलते हैं कैपिटल इंटरेस्ट। रेवेन्यू इंटरेस्ट उसी साल में घटा दिया जाता है जिस साल का वो होता है।
ठीक। और पुराना जो है उसे 5 किस्तों में छूट दी जाएगी। कब से? जिस दिन मकान बना उसके बाद में 5 किस्तों में उसकी छूट दे दी जाएगी। क्लियर है ये बात? तो ये रेवेन्यू इंटरेस्ट और कैपिटल इंटरेस्ट कहलाता है। ओके। मंथ्स, ये जो यहां पे शब्द लिखा है ना मंथ्स, तो उसका कहता है लोन टेकन डेट टू द प्रिसीडिंग 31st मार्च फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। 31 मार्च तक का ब्याज लेना, जिस दिन मकान बना उससे जस्ट पहले के 31 मार्च, क्लियर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, उस डेट तक काउंट करना है। अब आप जैसे मान लो कोई भी मकान बनाता है, तो जिस दिन मकान बना उससे जस्ट पहले का 31 मार्च ले लो, और उस 31 मार्च से पहले आपने कितने टाइम लगा था वो उस ड्यूरेशन के मंथ्स लेने हैं। तो ये जब हम सवाल करेंगे तो ये मंथ की काउंटिंग आपको समझ में आ जाएगी। पर इसमें याद रखना है मकान जिस वर्ष बना उससे जस्ट पहले के 31 मार्च से पहले का ब्याज। क्या शब्द है? मकान जिस वर्ष बना उससे जस्ट पहले का 31 मार्च। क्लियर? जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि अक्टूबर 2014 में बना मकान। क्या कह रहा हूं? अक्टूबर 2014। तो अक्टूबर 2014 नहीं, उससे जस्ट पहले 31 मार्च कौन सा आया था? 31 मार्च 2014 आया था ना। तो उससे पहले अगर आपने कोई भी ब्याज दिया है, जिस वर्ष मकान बना उससे जस्ट पहले का 31 मार्च ले लो, और उससे पहले जितना भी ब्याज है उस ड्यूरेशन को हम मंथ्स के रूप में काउंट करेंगे। तो ये जब हम सवाल करेंगे तो अच्छे तरीके से आ जाएगा। क्लियर? उसमें डे टू डे आता है इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। इसके बारे में आगे जो आपकी अन्य सूचनाएं हैं वो क्या कहता है एक्सप्लेनेशन में? नंबर 1, डिडक्शन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन, जिसको हमने कहा पूंजीगत ब्याज, पीरियड इज अलाउड फॉर 5 ईयर्स। ये बात आपको समझ में आ गई थी। 1/5 करते हैं। इफ हाउस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन 31 मार्च 2015, अगर 31 मार्च 2015 को बना और बिफोर दिस, अगर इससे पहले बना है, देन देयर विल बी नो डिडक्शन ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट। यानी 31 मार्च 2015 को या उससे पहले कोई मकान बना है तो उस पर कैपिटल इंटरेस्ट की छूट, जो 5 साल वाली छूट है, वो नहीं मिलेगी। अब ये कहने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई मकान 15 में बना है तो उसके 5 साल हो चुके हैं, यानी 5 किस्तें पूरी हो चुकी हैं और 5 किस्तें उसकी छूट मिल चुकी है, तो अब क्यों मिलेगी भाई? 40-40 हज़ार करके जब 2 लाख पूरा हो जाए ब्याज जो पुराना था, तो फिर दोबारा से उसकी छूट अपने को क्यों मिलेगी? तो 5 किस्तें खत्म हो जाती। तो ये डेट 2015 इसीलिए ले रखी है कि अगर 31 मार्च 2015 या उससे पहले यदि मकान बना है तो उसके 5 साल पूरे हो चुके होंगे 19-20 में हो चुके होंगे, तो इसलिए कैपिटल इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी। तो अपने ये इसलिए लिखी है डेट यहाँ पे, ताकि अपने सवाल में कभी भी लिखा हुआ देखे ना कि मकान इतनी तारीख को बना था, और अगर वो तारीख 2015 से पहले की है तो फिर अपने को कैपिटल इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं करना है। क्लियर? वो मेहनत नहीं करनी है। नेक्स्ट, इसी तरीके से लाइकवाइज, इफ कंस्ट्रक्टेड हाउस रेडीमेड, रेडीमेड बताया आप लोगों को, है ना, हैज बीन परचेज्ड, यदि खरीदा जाता है, देन ऑल्सो देयर विल नॉट बी डिडक्शन ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट, तो भी कैपिटल इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये बात भी अपने को समझ में आती है भाई, जब मकान खरीदा है तो प्री कंस्ट्रक्शन तो कोई काम है ही नहीं भाई। आज बना बनाया लेते हो तो उसमें तो लोन हाथों हाथ ही दे दिया, मकान तैयार है, अभी से छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। पुराना ब्याज कोई है ही नहीं। पुराना तो केवल कब होता है? पुराना ब्याज तब होता है जब आपको बनाने में टाइम लगता है। अब बना बनाया खरीद रहे हो रेडीमेड, तो उसमें पुराना कोई ब्याज नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए वो यहाँ पे लिखा है। सेकेंड पॉइंट, इफ लोन इज टेकन फॉर अदर पर्पज, देन हाउस, यानी मकान के अलावा किसी पर्पज के लिए है, देन इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी पर समझने की जरूरत थी। मकान के लिए लोन है तो ही लिया जाएगा, अगर मकान के लिए अलावा किसी अन्य चीज़ के लिए लिया जा रहा है तो वो छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट, इफ इंटरेस्ट इज पेड अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश,
विदाउट डिडक्टिंग टैक्स, जिसको हम टीडीएस बोलते हैं। अगर बिना टीडीएस काटे इंडिया से बाहर किसी व्यक्ति से आपने लोन लिया और आप कहते हो अमेरिका के मेरे दोस्त को मैं ब्याज चुकाता हूँ, ठीक, और आप उसके लिए टीडीएस नहीं काटते हो, देन डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड नहीं की जाएगी। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट अगला है एनुअल वैल्यू और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मे बी नेगेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, यानी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, किसकी? हाउस प्रॉपर्टी में। सैलरी हेड में माइनस नहीं होता है। एचपी में वो कहना चाहता है कि इनकम माइनस में हो सकती है। अब आप प्रश्न पूछोगे सर माइनस में कैसे होगी? तो माइनस में ऐसे होगी कि आपके मकान की एनुअल वैल्यू जो है वो तो आती है 2 लाख रुपए, ठीक है, या 1 लाख रुपए, और जो आप उस पर ब्याज की छूट लेते हो वो उससे ज़्यादा है। तो जो चीज़ घटा रहे हो वो ज़्यादा हो गई, तो आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो मकान की वैल्यू से ज़्यादा अगर आप ब्याज चुका रहे हो तो नेगेटिव इनकम आती है। उसी तरह से सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो होता है उसमें एनएवी नील होता है। अभी हमने सीखा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में एनएवी नील होता है। अब उसमें भी ब्याज तो घटेगा। अब नील में से ब्याज घटाओगे तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हाउस प्रॉपर्टी में आंसर नेगेटिव आ सकता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ओनली इंटरेस्ट इज अलाउड। ये बात अभी हमने समझी थी, कोई वापस रिपीट हो रही है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में एनएवी नील होता है। एनएवी नील होता है तो एसडी भी नहीं होगा, और एसडी नहीं है तो केवल एक ही चीज घटानी है, ब्याज की छूट। ब्याज की छूट हर व्यक्ति को मिलती है, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो चाहे लेट आउट हाउस। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेम एज द लेट आउट प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट की गणना वैसे ही की जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी जैसे आप करते हो। अब यहाँ पे लोन की छूट कितनी मिलेगी उसका नियम है, इफ लोन इज टेकन फॉर दैट हाउस विच इज कंस्ट्रक्टेड बिफोर 1999, अप्रैल 1999 से यदि पहले बना हुआ है मकान, उसके लिए यदि आपने लिया है तो अधिकतम छूट आपको कितनी मिलेगी? 30,000 मिलेगी। इतना ही याद रखना है। अधिकतम छूट का मतलब हो गया अगर इसे कम है ब्याज तो ब्याज की मिल जाएगी, वरना अधिकतम 30,000। और अगर आपके आफ्टर है, इस डेट के बाद में है, तो आपके अधिकतम छूट कितनी मिल जाएगी? 2 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। तो इसको याद रखने के लिए बहुत आसान है, 99 से पहले 30,000 और 99 के बाद 2 लाख। ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ा देते हैं। अब आ जाओ अदर प्रोविजंस, अन्य महत्वपूर्ण रूल। अन्य महत्वपूर्ण रूल में है एरियर ऑफ रेंट। क्लियर? एरियर ऑफ रेंट क्या होता है कि पुराना कोई किराया बाकी था वो आपको मिलता है, एरियर है। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है ना, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल घटाना है। अब ये एरियर ऑफ रेंट क्या होता है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति पे हमने केस कर रखा है कि भाई किराया बढ़ा, वो कोर्ट केस का फैसला आता है 2-3 साल बाद, और कोर्ट कहता है उस किराएदार को कि आज के बाद में तुम इसे पिछले 3 सालों का 2,000 रुपये पर मंथ से किराया बढ़ा के दोगे। तो अब वो किराया जो है वो तो अभी मिलेगा ना, उसको एरियर बोलता है। तो एरियर रेंट यदि है ना, तो उसको वो कहता है उसमें से केवल 30% एसडी घटा दो, बाकी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट, पास्ट ईयर अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड। पुराना कोई ऐसा किराया जो डूबत था, जिसको हम बैड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं, उसी तरह से रेंट रिकवर्ड हो गई है। पुराना कोई डूबा हुआ किराया कोई आ गया, भाई के लो सर आप पैसे आगे ले लो, तो वो अगर ऐसा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिसीव्ड अमाउंट, जितना आपको रिसीव हुआ है उसमें से प्रीवियस ईयर डिसअलाउड डिडक्शन, अगर कोई चीज़ डिसअलाउड हो रखी है उसको डिडक्ट नहीं किया है तो वो यहाँ पे घटाएगी। तो ये भी सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पर याद रखना है ये आपके अनरियलाइज जो रेंट थी ना उसका वापस मिलना है। नेक्स्ट,
Note: expenses relating to unrealized rent is not allowed. Clear? अनरियलाइज रेंट का मतलब जो पैसा डूब गया उसको लेने में आप ये कहते हो कि भाई मैंने इस किराएदार के लिए 10 चक्कर निकाले और वो करा तब जाके मुझे उसने पैसा दिया, इसमें मेरे 2,000 रुपये खर्च हो गए, तो उसके लिए वो कहता है कि उस खर्चे के लिए कोई भी छूट नहीं दी जाएगी. एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू अनरियलाइज रेंट इज नॉट अलाउड. ये बात मैंने आपको पहले ही कह दी. इनकम टैक्स सीधा 30% छूट देता है, बस अब आप मुक्त हो, इसके अलावा कुछ मत मांगो. Excess of expected rent over the rent received for that past year is subtracted out of the taxable income. ये जब पॉइंट आएगा तब आपको समझा देंगे क्या है. थर्ड पॉइंट, एनुअल वैल्यू और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बी नेगेटिव. ये बात ऊपर आ चुकी है, वापस रिपीट है. और अगला, नो अदर डिडक्शन आर अलाउड. अन्य कोई छूट नहीं दी जाएगी. इतना ही है, रूल्स समाप्त हो गए, है ना. रूल्स का दी एंड हुआ. तो यहां तक अपने को कंप्लीट करना है. ये जो हमने अभी पढ़ा ऊपर जितना भी, उसका कॉन्क्लूड रूप हम यहाँ पे ले रहे हैं. सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी. जितने भी सवाल होंगे वो इसी फॉर्मेट पे होने हैं. जो ऊपर रूल्स पढ़े थे उसका अब फाइनल स्टेटमेंट रूप आ गया है. सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू लिखना है यहाँ पे. फिर उसके बाद में आपके फेयर रेंट है वो यहाँ लिख देंगे. इन दोनों का कंपैरिजन होगा, इन दोनों की तुलना करेंगे, और विच एवर इज हायर, जो अधिक है उसे यहाँ लिख देंगे. क्लियर? उसका कंपैरिजन एसआर स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे. इन दोनों का कंपैरिजन होगा, इन दोनों में से जो भी कम है लेस उसे यहां लिख देंगे, और ये आपका स्टेप 1 बन जाएगा. क्लियर? स्टेप 1 के बाद में आपका आता है रेंट रिसीवेबल. यानी रेंट रिसीवेबल में वो है कि वो समय जिस समय मकान को किराए पर दिया जा सकता था और जितना रेंट आपको मिल सकता था. रेंट रिसीवेबल का मतलब कितना रेंट आपको मिल सकता था, वो आता है. इसकी काउंटिंग हम जब सवाल करेंगे तब मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा, पर हमें यहाँ पे लिखना होता है रेंट रिसीवेबल. जनरली 12 मंथ का देखा जाता है, जनरली, ठीक है ना, 12 महीने का देखा जाता है, पर प्रश्न अलग अलग होंगे तो उसमें ये बदल जाएगा. जनरली शब्द 12 मंथ है. तो 12 महीने का कोई भी रेंट बनता है, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट 19-20 गत वर्ष का यदि कोई अनरियलाइज्ड है, न वसूल हुआ किराया, तो उसे लेस कर दिया जाएगा. तो ये लेस करना है. लेस करने के बाद में स्टेप 2 आ जाएगा. तो अब अपने को क्या करना है, स्टेप 1 ये रहा था, स्टेप 2 ये रहा था, यानी यहाँ पे जो संख्या आई और यहाँ पे जो संख्या आई, उन दोनों का अपने को क्या करना है, कंपैरिजन करना है, फर्स्ट और सेकंड. और उसमें से कौन सा लेना है, हायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वो यहाँ पे आ जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है बराबर. उसके बाद में आप लोगों को लेस करना है वैकेंट पीरियड रेंट. जितने समय मकान खाली रहा था उस समय का किराया अपने को घटाना है यहाँ पे. वो घटाने के बाद में जो कैलकुलेशन आएगी वो आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी. ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने के बाद में आपको म्युनिसिपल टैक्स घटाना है. तो लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर. 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, पेड होना चाहिए और ऑनर होना चाहिए, बाकी कोई शर्त नहीं है. ये बात हमने नियम में पढ़ी थी. पेड अगर 10 सालों का है तो भी लेना है और 6 महीने का है तो भी लेना है, लेकिन चुकाना सिर्फ ऑनर को चाहिए. टेनेंट चुकाता है तो नहीं लिया जाएगा. तो वो घटाने के बाद जो आएगा वो आपके आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी. क्लियर? और एनएवी आने के बाद में 2 चीज़ें और घटानी होती है. एक तो आपका एसडी स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी, वो यहाँ घटाएंगे. और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हमने अभी नियम से पढ़ा, पूंजीगत ब्याज और आयगत ब्याज जो ऊपर हमने पढ़े, उसका टोटल वर्किंग नोट बनेगा. ये पॉइंट हर बार वर्किंग नोट पे आएगा. तो इसका वर्किंग नोट जो भी बनेगा वो यहाँ पे अपने को लेस करना है. जब आप लेस कर दोगे तो अपनी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. ये आपका आंसर होगा. सारे सवाल जो इसमें हम करेंगे वो 100% इसी फॉर्मेट पे होंगे. एक भी सवाल इधर उधर नहीं होने वाला. अब इस पूरे फॉर्मेट में जब आप देखते हो इस पूरे फॉर्मेट को,
तो इस पूरे फॉर्मेट में जहां पे कोई संख्या नहीं है तो वहां पे डैश कर दो, उसकी आवश्यकता नहीं है, ये अधिकतम है। तो जो जो आंसर है वो इसमें अपने आप आते रहेंगे। तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कर ले तो पूरा सवाल इसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास समाप्त करते हैं।